अब नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी प्रिलिमिनरी के बाद सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा सेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 54। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये 2 सेक्शन जो हैं इसको मोस्ट पावरफुल सेक्शन बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स मैटर्स। अब मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग की जो हमारी क्लास में मैंने बताया था कि एक सेक्शन को आप दूसरे सेक्शन के साथ मिला के पढ़ते हैं, एक सेक्शन के साथ कई दूसरे एसोसिएटेड सेक्शंस होते हैं, आप एक सेक्शन को पढ़ के कोई डिसीजन बेहतर तरीके से नहीं ले सकते। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इतनी ताकतवर चीज़ किस तरीके से किसने बनाया, इतना पावरफुल क्यों है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो उसको हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जिसने इसको इतनी पावर दी है। तो इसके लिए जो है हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 पढ़ेंगे और साथ सेक्शन 54 पढ़ेंगे। अब जहाँ ये लाइन जो है लिखी गई है रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, इसका मतलब ये है कि हमने उसके नीचे जिस लॉ का रेफरेंस दिया गया है, उस लॉ से जो है हमने नीचे उसका जो है टेक्स्ट रिप्रोड्यूस किया। अब सेक्शन 3 जो है उसका है उसकी हेडिंग है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉ। अब हेडिंग से पता लग गया कि ये सेक्शन जो है ये बता रहा है कि ऑर्डिनेंस जो है वो दूसरे तमाम लॉज़ को है जो क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। अब इसको अगर हम पढ़ लें तो इसमें है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर बीइंग इन फोर्स। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि इसको बल्कि मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में जो है बताता हूँ और मैंने जो है आप ये देखें कि मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। ये क्यों बोल्ड किया हुआ है? अब आम पढ़ने वाला रीडर जो है इसको एज़ अ पढ़ लेगा, जो कि मोस्टली हमारे 90% हज़रात काम कर रहे होते हैं टैक्स के अंदर। लेकिन जो कंसल्टेंट है, ठीक है, जो अच्छी सर्विस दे रहा है, कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा है, उसको पता है कि इस लाइन का क्या मतलब है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है पीछे डेफिनेशन में पढ़ा दिया है। अब मैं आपको जो है इसको डिफाइन करता हूँ, इस सेक्शन को जो है मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। तो इस सेक्शन का अगर लफ्ज़ी मायने देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि इस ऑर्डिनेंस की दफ़ात इस वक़्त के लिए नाक़िजुल अमल इसी दूसरे कानून में मौजूद किसी भी चीज़ के खिलाफ होने के बावजूद लागू होंगी। अब ये हमें पता लग गया ये पढ़ने से कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो भी इनकम टैक्स का मैटर लिखा गया हुआ है, अगर उसका कोई प्रोविज़न, कोई सेक्शन, कोई रेट, कोई लायबिलिटी का अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी अदर लॉ से आ जाता है, जो लॉ इस टाइम प्रिवेल है इन पाकिस्तान, तो उसको इग्नोर किया जाएगा और ये जो है उसको सुपरसीड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन जो है वो सुपरमेसी सेक्शन है, ठीक है? इसको बालादस्ती देता है ये सेक्शन जो, अगर मैं उर्दू में बात करूँ, ठीक है? तो अब इस एक लाइन के सेक्शन को मैंने 3 हिस्सों में डिफाइन किया। मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब ये है कि जो भी इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को लिखा इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, वो अप्लाई होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे वो डेट्स के बारे में हो, फाइलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पेनल्टी, डेफिनिशन, एग्जाम्पशन एंड सो ऑन। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो दूसरे लॉ है, उसके अंदर कुछ भी लिखा होगा लॉ का इनकम टैक्स से रिलेटेड, अगर उसमें जो भी लिखा हुआ है वो अपोज करेगा इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, तो इट वोंट मैटर, ठीक है? ये ऑर्डिनेंस जो है स्टिल प्रिवेल करेगा, इस ऑर्डिनेंस की बात को माना जाएगा, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसके ऊपर कानून जो है वो लागू होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ये एक लीगल फ्रेज़ है जो मोस्ट पावरफुल बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग रूल जो है, अगर कोई क्लॉज़ आ जाती है किसी दूसरे लॉ में या इसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अगेंस्ट, तो जिस सेक्शन के अंदर ये लिखा होगा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी, तो उसके सेक्शन के प्रोविजन को वो बात मानी जाएगी। अब आप ये समझ रहे होंगे जब हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आए हैं कि जो मैंने आपको पीछे डेफिनिशंस पढ़ाई हैं या जो मैंने आपको फ्रेजेस पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको केस लॉ जजमेंट्स पढ़ाई हैं इन वर्डिंग के ऊपर, तो उसको पढ़ाने का मकसद ये था, वो थोड़ा-सा बेशक मुझे पता है कि वो होता है बोरिंग, लेकिन अब आप ये देखिए उसको हमने पढ़ा, तो आगे हमें पता चला कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। तीसरा जो है कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ये तीसरा हिस्सा हिस्सा था जो लास्ट में उसमें लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि देखिए कोई भी फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे कोई लॉ है या कुछ स्पेशल है, जैसा कोई इंडस्ट्रियल जोन का कोई लॉ है, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट कोई लोकल गवर्नमेंट का है, कुछ जनरल लॉ है, अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑलवेज हैव फाइनल अथॉरिटी ऑन ऑल इनकम टैक्स मैटर। तो इनकम टैक्स मैटर्स में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को
जो है वो पावर हासिल है। तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ताकत किसने दी? वो दी है सेक्शन 3 ने। तो ये इन सब बातों की मैंने जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है वो लिखी हुई है 2 रायों में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन ठीक है 3 चीज़ों में के 3 मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो ओवरराइड अथॉरिटी है इन इनकम टैक्स मैटर और अदर लॉज़ प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, जो करंटली हैं। फिर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के दरमियान और एनी अदर लॉ, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स को अप्लाई करेंगे। Core tax department and taxpayer must all follow this ordinance even if other law says something different। अगर कोई दूसरा लॉ आपको कोई एग्जम्पशन भी दे रहा है और वो चीज़ अगर मेंशन नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यही 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी कि लीगल वर्डिंग क्या है और उसका मतलब क्या है। कि प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई, द रूल इन दिस ऑर्डिनेंस मस्ट बी फॉलो। इस लाइन का मतलब क्या है कि इवन इफ एनीथिंग एंड अदर लॉ सेज समथिंग डिफरेंट, दिस ऑर्डिनेंस विल प्रिवेल और कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फॉर, इट मींस कि अप्लाइज ऑल ओवर अदर करंटली एक्टिव लॉ पाकिस्तान। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है इसके प्रोविजंस, सेक्शंस, स्केजुअल्स, जो भी इसका कानून है वो अप्लाई होगा अगेंस्ट ऑल अदर करंटली अवेलेबल एक्टिव लॉज इन पाकिस्तान इन इनकम टैक्स मैटर। तो ये आपको सेक्शन 3 का पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 की जो हेडिंग है वो है एग्जम्पशंस एंड टैक्स प्रोविजंस इन अदर लॉ। यानी कि ये पता लगा इस हेडिंग से कि सेक्शन 54 जो है वो कुछ डिस्कस कर रहा है, कुछ चीज़ें जो एग्जम्पशन और टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो है इसकी क्लोज ए पढ़ते हैं, एन एग्जम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स इम्पोज अंडर द ऑर्डिनेंस। अच्छा, अब उसमें वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी दूसरे लॉ के अंदर कोई स्पेशल एक्ट है, कोई प्रोविजनल लॉ है, कोई इंसेंटिव स्कीम है, जिस तरह अक्सर एफबीआर भी स्कीम्स निकाल देता है कि जी हम आपसे पूछताछ नहीं करेंगे, ठीक है, आप जो है अपनी इनकम को डिक्लेयर कर दें, एसेट्स को डिक्लेयर कर दें। तो इस तरह की स्कीम को टाइम टू टाइम निकालता रहता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई कुछ भी कानून जो है वो कह दे, या वो कह दे कि किसी भी क्लास ऑफ पर्सन जो है उसको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, अगर वो एग्जम्पशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं दी हुई, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेकंड स्केड्यूल है जो एग्जम्पशंस को डील करता है, उसके अंदर नहीं लिखी गई हुई या वो किसी सेक्शन के अंदर मेंशन नहीं है, तो वो एग्जम्पशन जो है वैलिड नहीं होगी अनटिल अनलेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो एग्रीड हो या इसके अंदर लिखा हो। अच्छा, नीचे सेम मैंने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्लॉज भी आता है कि अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो ये कहता है कि अगर किसी दूसरे लॉ के अंदर कोई रिड्यूस रेट दिया हो इनकम टैक्स का कि जनाब इनकम टैक्स के अंदर 15% था, लेकिन आप जो है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में 10% लगा दें, तो वो तभी अलाउ होगा अगर वो इनकम टैक्स के अंदर रिड्यूस रेट दिया गया होगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 15% ही है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो सेक्शन 54 और सेक्शन 3 इसको पावर देता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स और रेट्स को ही अप्लाई किया जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज सी, अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी अदर ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। उसमें ये कहता है कि अगर किसी दूसरे लॉ के अंदर किसी क्लास ऑफ पर्सन को, कोई एओपी है, कोई इंडिविजुअल है, किसी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर आपकी जो टैक्स की टोटल लायबिलिटी है, ठीक है, वो हमने कम कर दी है, तो अगर उसने उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है लेकिन वो सेम चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो हम उसके रिडक्शन रेट को जो है अप्लाई नहीं कर सकते। हम वही रेट लगाएँगे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर प्रोविजनल लॉ में मैं कहता प्रोविजनल लॉ के एग्जांपल लिख दी दिया कि जी वुमेन एंटरप्रेन्योर गेट 50%, कि जी जो ख़वातीन हैं अगर वो कारोबार शुरू करती हैं तो उनको इनकम टैक्स को 50% छूट दी जाएगी। इसकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगी अनटिल अनलेस अगर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पार्ट ना हो। अब यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दूँ कि पॉलिटिशियन है, ठीक है, इलेक्शंस के दिन है और कोई भी हमारी फीमेल खातून है वो आती है और आगे जो है कोई वो कहती है मिनिस्ट्री लेवल पे कि जी हम जो ख़वातीन को जो है वो एम्पावर करने लगे हैं और जो ख़वातीन हैं वो कारोबार में मिल-जुल कर मर्दों के साथ हिस्सा लें।
तो उनको जो है मर्दों की निस्बत 50% जो है डिस्काउंट दिया जाएगा इनकम टैक्स के ऊपर एनुअल, अगर उनकी डायरेक्टर सीईओ जो है या इतनी परसेंट मैनेजमेंट जो है वो फीमेल की हो या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो भी क्राइटेरिया हो। अगर गवर्नमेंट इस इनका पॉलिटिशियन के इस बयान के बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर एसआरओ इशू नहीं करती और वो एसआरओ नहीं होता, तो वो 50% से बातें ही रह जाएंगी। उसके ऊपर वही टैक्स अप्लाई होगा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है। हाँ, अगर कोई एसआरओ आ जाता है और वो कानून का हिस्सा बन जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एसआरओ के थ्रू, तो फिर उसके ऊपर 50% रेट होगा। क्लियर? अब हम जो है आगे चलते हैं अपने सेक्शन क्लोज सी की डी की तरफ। इसमें लिखा हुआ कि एन एग्जाम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये क्या कहता है? ये क्लोज हमें बता रहा है कि अगर किसी भी दूसरे लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब इस क्लास ऑफ पर्सन को अंडर सेक्शन 114 रिटर्न फाइल नहीं करनी, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 114 के अंदर कि जनाब ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है, ये रिटर्न फाइल करेगा। जिस तरह विडो का केस हो जाता है कोई, उसमें एग्जांपल वगैरह दी हुई है, तो उसी को हम कोड कर लेते हैं। तो अनटिल अनलेस अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस बात पे सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसकी उस कानून की जो ये बात है वो नल एंड वॉइड होगी, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो फाइनल समरी मेरे भाइयों और मेरी बहनों सेक्शन 54 की ये हुई कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पास अथॉरिटी है, सिर्फ इसी के पास अथॉरिटी है जो वो ग्रांट करे एग्जाम्पशन को, रिड्यूस रेट हो या कोई रिलीफ उसने देनी हो इन टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। दूसरा ला अगर किसी किस्म की कोई अटेम्प्ट करता है कोई इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक, उस लॉ को अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, तो वो नल एंड वॉइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन 54 है, ये इंश्योर करता है कि इनकम टैक्स के जितने भी मैटर्स हैं वो विद इन द डोमेन ऑफ फेडरल लॉ हों और कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी अदर अनरिलेटेड लॉ, स्पेशल लॉ। और इसको जो है मॉनिटर करेगा सेक्शन 3 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 करेगा। अब इसकी 4 क्लॉज़ेज़ को मैंने इधर लिख दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है वो सेम मैंने यहाँ पे जो है डिफाइन किया हुआ है। अब कंपैरेटिव समरी सेक्शन 3 वर्सेस सेक्शन 4, पर्पस इसका था सुपरमेसी बालादस्ती। ठीक है, सेक्शन 4 जो है वो इनवैलिड करता है किसी किस्म की टैक्स एग्जम्पशन को, रिड्यूस रेट्स वगैरह को। इफेक्ट जो है सेक्शन 3 का था ओवरराइड कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ, जो भी विद इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डोमेन या अदर प्रिवेलिंग लॉ अगर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो सेक्शन 3 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी पावर होगी। और सेक्शन 54 कहता है कि किसी किस्म की जो टैक्स की रिलीफ है ऑर्डिनेंस नहीं देगा अनटिल अनलेस ऑर्डिनेंस में डिफाइन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एज कम्पेयर टू अदर लॉ। इसका जो फ़ोकस था वो जनरल एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न था। जो सेक्शन 54 है इसका जो फ़ोकस था वो एग्ज़म्पशन पे था, रिडक्शंस पे था या टैक्स रिलीफ के ऊपर था। लीगल सर्विस इसकी बहुत ज़्यादा है, इसकी हाईली स्ट्रॉन्ग है बट मोर स्पेसिफिक है इन एग्ज़म्पशन, रिडक्शन और जो है लायबिलिटी ऑब्लिगेशन में। अच्छा, अब सेक्शन 3 और सेक्शन 54 को कि अगर हम इसका आपस में इंटरैक्ट करें और देखें कि किस तरीके से जो है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इतना पावरफुल बनाते हैं, तो जो मैंने चीज़ें पीछे डिफाइन की हैं उसको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया। अब इसको आप पढ़िएगा, कुछ चीज़ फिर भी ना समझ लगी तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। अच्छा, अब यहाँ पे ठहरे और मुझे ये बताएं कि हमने सिर्फ 2 सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 54। तो इससे पहले क्या होता था कि हम में भी शायद कई ऐसे लोग हैं जिनको सारा साल हो गए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हुए, लेकिन उन्होंने कभी ओटीएन स्कोर के भी नहीं देखा। वो जस्ट एक फॉर्म फाइल ही करते हैं। वो एक आप कह लें क्लरिकल वर्क है और ये ट्रेनिंग जो है इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन्ड फॉर कंसल्टेंट्स और दोज़ पीपल हू आर ईगर टू जॉइन टैक्सेशन फील्ड एज़ अ कंसल्टेंट इन पाकिस्तान। सो दिस कोर्स इज़ परफेक्टली मैच फॉर ऑल दोज़ पीपल। और ये जो कोर्स है वो लाइक माइंडेड पीपल के लिए है जो आगे अपनी करियर में ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब करें या वो कंसल्टेंसी लेवल पे है। तो आप 2 सेक्शंस पढ़ा के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने पीछे जो 2 क्लासें ली हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेसिक कांसेप्ट्स के ऊपर कि सेक्शन को पढ़ना किस तरह है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, जज ला आपको जजमेंट्स जो मैंने लॉ जजमेंट्स हैं, वो मैंने आपको स्पेसिफिक पढ़ा दिए। तो अब आपको आइडिया हुआ होगा कि क्यों मैं दूसरी ट्रेनिंग्स की तरह जो है, वो डायरेक्ट एक्सेल की शीटें खोल के मैं क्यों नहीं लग गया जमा तफरीक करने। तो ये जो ट्रेनिंग है आपको कंसल्टेंट बनाएगी, ना कि आपको क्लर्क ही रहने देगी। नेक्स्ट चलते हैं।
तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसके अंदर 242 टोटल सेक्शंस हैं, टाइम टू टाइम ओमिट भी हो जाते हैं, कोई ऐड हो जाते हैं, टोटल 14 स्केड्यूल हैं और टोटल 30 चैप्टर हैं। ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर का आगे टाइटल है, उसके आगे डिस्क्रिप्शन और उनके आगे रेलेवेंट सेक्शंस हैं। इसी तरीके से जो है, वो अगर स्केड्यूल की बात करूँ तो स्केड्यूल है और उसके अलावा उसके आगे हेडिंग है और उसके बाद वो हर स्केड्यूल के आगे उसकी हेडिंग दी हुई है। जैसे 14 स्केड्यूल है वो एसएमई के ऊपर है, जो फर्स्ट स्केड्यूल है वो रेट्स है और सेकंड स्केड्यूल जो है वो अलाउंसेस एंड एग्जम्पशंस के ऊपर है। इनकम टैक्स रूल जो है वो मुझे शायद दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये लास्ट भी जो है लेक्चर उसमें मैंने आपको दिखा दी थी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि आर वी गोइंग टू रीड ऑल सेक्शंस एंड स्केड्यूल्स मेंशन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 242 सेक्शन पढ़ाऊँगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम था आपको बताना कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रीड कैसे करते हैं, उसके लीगल फ्रेज़ेस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। अगर कोई सेक्शन 2 में डेफिनिशन लिख इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है या मीन से स्टार्ट हो रही है, या एक डेफिनिशन जिसके अंदर 2 में इंक्लूड और मीन का वर्ड है, तो उसका मतलब क्या है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और किस तरीके से जो है हम जब केस ला या कोई रिप्लाई कर रहे होते हैं, कोई अपील का या किसी किस्म के नोटिस का, शो पोज़ नोटिस का रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से हमने वर्डिंग यूज़ करनी होती है। अब मेरा काम था आपको सेक्शंस या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ने का तरीका बताना, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे क्या करेंगे? हमारा काम ये है, डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम कोई भी जब हम कोई इनकम का हेड कर रहे होंगे, उससे पहले मैं आपको उसका रेलेवेंट सेक्शंस पढ़ाऊँगा, उसके एसोसिएटेड रूल्स पढ़ाऊँगा, उसके एसोसिएटेड मैं अदर सेक्शंस पढ़ाऊँगा। आपकी एक बार जब ग्रिप बन जाएगी, उसके बाद जो है फिर उसको एक्सेल की शीट्स पे जाके कैलकुलेट करेंगे और एक्सेल की शीट्स के ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों ने उसकी जो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर डाटा एंट्री है, वो आप लोगों ने खुद करनी है। मैं सिर्फ एक दफ़ा सिखाऊँगा, क्योंकि मेरी नज़र में वो डाटा एंट्री जो है वो क्लर्क लेवल का सबसे जो है ना वो बॉटम लाइन काम है, जो एंड पे एक मैट्रिक पास बच्चा भी कर लेता है। ये सिर्फ़ डाटा उसने कॉपी पेस्ट करना होता है। तो वो मैं आपको एक दफ़ा करवा दूँगा, बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। लेट्स से सैलरी या सेक्शन 12 है। अगर उसके ऊपर जब हम सैलरी पे काम करेंगे, तो मैं पहले इसी तरीके से हर सेक्शन को डिफाइन करूँगा, उसके लिए क्लोज़ को आपको बताऊँगा, फिर हम आगे चलेंगे। फिर सेक्शन आपके पास 15 आ जाता है, ठीक है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम बिज़नेस है। उसके सेक्शंस को रेलेवेंट सेक्शंस को मैं आपको जो है वो डिफाइन करूँगा और उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे, आगे जाके एक्सेल पे काम करेंगे। हम बेफ़िक्र रहें, हम इंडिविजुअल का बिज़नेस हो, एओबी पार्टनरशिप हो या कॉर्पोरेट लेवल पे हो, हम प्रॉफ़िट एंड लॉस बनाएँगे, हम बैलेंस शीट बनाएँगे, हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैश फ्लो बनाएँगे, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज़ इन इक्विटी बनाएँगे। पूरे तरीके से इसके हम बैंक की रिकन्सिलिएशंस बनाएँगे और फिर जो है हम अपनी उसके वेल्थ स्टेटमेंट और नेट वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएँगे और फिर जो है हम एक्सेल पे जाके उसकी जो करेंगे डाटा एंट्री करेंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, इंशाल्लाह 3 मंथ का हमारा साथ है। एक-एक चीज़ को इन डीपली पढ़ेंगे, फिर हम जब ये करेंगे तो अपील्स का सबसे पहले फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा असेसमेंट का, ठीक है? उनके क्या प्रोसीजर है, क्या पर्पज़ है, किस तरीके से रिप्लाई करना है, उसके बाद फिर मैं आपको अपील का बताऊँगा कि अपील किस तरह बनानी है, ग्राउंड ऑफ अपील किस तरीके से तैयार करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन स्टेप चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, अभी तो हमारी क्लास जो है वो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, इंट्रोडक्शन से अब हमने पार्ट 1 किया है, अब पार्ट 2 मैंने आपको करवा दिया है, जो है नेक्स्ट जो है वो हम इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ होगा, आज हमने तकरीबन ऑलमोस्ट को डेढ़ घंटे की क्लास की है। फिर भी अगर कोई इश्यू होगा, तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे मैं 24/7 जो है वो अवेलेबल हूँ हर स्टूडेंट को वन टू वन जो है, मैं आंसर भी कर देता हूँ और जो बैच में पढ़े हैं, ग्रुप में हैं, उनको ग्रुप में रिप्लाई कर दिया जाता है। तो एक-दूसरे का ख़्याल रखें, जब कोई क्वेश्चन कर रहा था तो उसको इंटरप्ट ना किया करें, लेट हिम कंप्लीट द क्वेश्चन, ठीक है? हमारे साथ फीमेल सतूर भी होती हैं, तो जो हमारी फीमेल्स बहनें हमारे साथ कर रही हैं, उनको भी पहले मौका दिया करें कि वो अपना सवाल कर लें, उसके बाद क्योंकि एक का सवाल में भी 10 लोगों के ज़हन में हो, तो उसके के आंसर से जो है वो 10 लोगों पे की जो क्वेरी है वो कंप्लीट हो सकती है। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसकी इंस्ट्रक्शन आपको जो है वो दे दी जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर। कोर्स मटेरियल, नोट्स, हैंडआउट्स और इसकी रिकॉर्डिंग आपको विदिन 24 आवर्स जो है वो ईमेल कर दी जाएगी उन ईमेल अकाउंट्स पे, जब आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ दिए थे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।